नमस्कार भाइयों बहनों। खुश तो बहुत होंगे आज तुम, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी लेक्चर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव सक्सेसफुली डन थॉरली एवरीथिंग दैट इज देयर टू लर्न। एक बार अभी ये रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज फिर इसके बाद ये पूरा इंटायर क्लास हमारा खत्म हो जाएगा। और अगर कुछ आपको लगता है इन्फॉर्मेशन या कुछ इसमें इंक्लूड करनी चाहिए तो वो मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगा। तो पहले हम लोग अभी रिवीजन करके इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अदर लॉस का, जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कि ये कोई एक्ट नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था कि हर चैप्टर का अपना खुद का एक एक्ट था, नाम था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जनरल क्लॉजेस और कुछ बाहर की चीजें जो हमने इसमें पढ़ी, वहां से अपने सारे कंटेंट लेकर आता है। ये स्पेशल एक्ट नहीं है, जनरल क्लॉजेस एक्ट का ही पार्ट है, और बहुत सारे कॉमन लॉज या दूसरे लॉज इनका भी उसमें से पार्ट आया हुआ है। तो फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में सर हम पढ़ते क्या? हम पढ़ते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, इनको कैसे इंटरप्रेट करना, कैसे पढ़ना, और वर्ड्स को उनके सही मीनिंग देना, और प्रोविजंस को उनके सही और एक्चुअल मीनिंग पे लेकर कैसे आना। हमने यहाँ पर देखा कि स्टैट्यूट मतलब क्या, डी डॉक्यूमेंट मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, डीड मतलब क्या, और इंटरप्रिटेशन मतलब क्या। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैट्यूट मतलब क्या है। सो स्टैट्यूट बहुत इजीली इसमें डिफाइन किया है कि स्टैट्यूट इज अ रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या बोला है? स्टैट्यूट इज अ रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। सर ये विल कौन सा वाला विल है कि भाई मेरी जो इच्छा है, मेरा एज पर आवर विल, एज पर योर विल यू कैन डू, वो वाला विल है। तो रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर मतलब कि लेजिस्लेचर को क्या बताना था, लेजिस्लेचर क्या चाहता था, वो स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट को हम कॉमनली ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉ ऑफ द स्टेट या लॉ ऑफ द नेशन। तो स्टैट्यूट इज नथिंग बट लॉ ऑफ द नेशन। अब सर हमारे यहाँ पे जितनी भी एक्ट्स हमने यूज किए, यहाँ पे स्टैट्यूट ये वर्ड यूज नहीं किया है। हमेशा कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? लॉ ये वर्ड यूज किया जाता है। तो सर ये लॉ का मतलब क्या है? तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे बुक्स में स्टैट्यूट को डिफाइन नहीं किया है, लॉ को डिफाइन किया है। और स्टैट्यूट को सिर्फ इतना बोला है कि स्टैट्यूट मींस लॉ ऑफ द स्टेट। लॉ मींस क्या? तो लॉ की इंक्लूसिव डेफिनेशन हमारे लिए दे के रखी है, जिसका मतलब है लॉ इंक्लूड्स, देखो व्हाट ऑल यहाँ पे नीचे लिखा है, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, bylaws, rules, regulations, notifications and the likes। अब ये and the likes जो है, अब आपको ये पढ़ते आ गया है। देखो यहां पर आप इसी डेफिनेशन में दो तीन चीजें रिवाइज कर लो। सबसे पहला कि इंक्लूडिव मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और सर इसके बाद देखो एक और चीज, and the likes इट्स अ जनरल वर्ड which is followed by some specific words। कौन से वर्ड्स? ऑर्डिनरी, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन। तो सर ये एंड द लाइक का मतलब क्या ले? तो यस, वेरी गुड, यू हैव करेक्ट, यू आर राइट। हम लोग यूज करेंगे एजुस्डेम जेनरिस। और ये एंड द लाइक में से वही सर्कुलर्स, या जो यहाँ पर अभी वर्ड्स नहीं आ पाए, वही चीजें यहाँ पे अमेंडमेंट, सर्कुलर्स, वो सारी चीजें यहाँ पर एंड द लाइक के अंदर आप लोग लेकर आ सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अब इसमें कोई भी अलग चीज नहीं लेके आ सकते। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन ने कहीं स्टेज पे खड़े रह के कोई चीज बोल दी, तो वो लॉ नहीं बन गया। क्या वो ऑर्डर है, क्या वो ऑर्डिनेंस है, क्या वो लॉ है, बाय लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन, क्या उस पे गवर्नमेंट का कुछ अभी मतलब फाइनलाइजेशन आया है, तो फिर आप एंड द लाइक में वो चीज इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ गया, इसका मतलब आपको एजुस्डेम जेनरिस ये रूल कैसे यूज करना है आपको समझ गया है। आज हम लोग उसको अभी रिवाइज करेंगे भी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल से आपको रिवाइज करा दिया। ओके, तो स्टैट्यूट मतलब क्या है आप समझ गए। फिर आप जाते हैं डॉक्यूमेंट। सर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमको दो जगह पे दी है, और एक ही वर्ड का डिफरेंस है, वो है राइटिंग वाला। तो बाकी चलो सर, बाकी चीजें ठीक है, पहले हम डॉक्यूमेंट मतलब क्या समझ लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर, ओ माय गॉड, मैटर को ध्यान में रखो, मैटर इंपॉर्टेंट है। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, आप चाहो तो रिटर्न, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब वो भी बोल सकते हो, बिकॉज जनरल क्लॉजेस एक्ट में वो वैसे डिफाइन है। तो एनी मैटर विच इज एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। ओके सर, सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सब्सटेंस। एनी मैटर express or describe upon a substance by means of, okay, by means of मतलब means, ये थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, means। अब आपके पास तीन पॉइंट ध्यान में आ गए, मैटर रहना चाहिए, सब्सटेंस के ऊपर होना चाहिए, और by some means वो एक्सप्रेस, डिफाइंड या रिटर्न होना चाहिए। ओके, तो by means of what? तो by means of letters, figures और marks, और by more than one means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। सर ये पूरा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उस चीज को रिकॉर्ड हम कर सके। सर चार अमेजिंग चीजें हमको इस डेफिनेशन में समझ गई। सबसे पहला सर, वहां पे एक मैटर होना चाहिए, वो मैटर किसी ना किसी सब्सटेंस के ऊपर होना चाहिए, उस सब्सटेंस के ऊपर किसी मींस द्वारा वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिटर्न होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, फिगर होना चाहिए, या बहुत एक दो चीजें ज्यादा भी हो सकती है, मिक्स हो सकता है। और सर लास्ट, इसका इंटेंशन और पर्पस था ताकि हम ये रिकॉर्ड कर रखें, यानी कि भाई कल को अगर आप भूल गए या दो लोगों में झगड़ा हो गया, तो ये आप वापस से इस डॉक्यूमेंट के ऊपर
वो जिस सब्सटेंस के ऊपर लिखा रहेगा जिस मीन से जो मैटर, ये आप उसको दिखा के उसको वो झगड़ा आप सॉल्व कर सकते हो। ये अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो भाई इसका मतलब आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो। तो समझ गए डॉक्यूमेंट मतलब क्या? डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब्ड और रिटन अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, फिगर्स, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोस मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर मैटर। तो इसको बोलते हैं सर डॉक्यूमेंट। अब ये रिकॉर्डिंग, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंटेड भी हो सकते हैं, फोटोग्राफ भी हो सकते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट्स है। और हमने जनरल क्लास में तो इसका पूरा डेफिनेशन पढ़ा है। तो सर 4 एलिमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन से? एक मैटर, फिर मीन्स, उसके बाद सब्सटेंस और फिर रिकॉर्ड। अब आप इनको कोई भी मैनर में लिखिए, कोई डजंट मैटर, बट इतनी चीजें इसमें 4 एलिमेंट हमको समझ में आए। सर मैटर मतलब क्या? सर मैटर मतलब कुछ तो एक एलिमेंट, मतलब कुछ तो ऐसा एक टॉपिक जिसके ऊपर वो लिखना चाहता है। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड है, एमओए है, एओ है, वो जो भी इंटेंशन है वो उसका मैटर है। फिर सर रिकॉर्ड मतलब क्या? सर रिकॉर्ड मतलब कि ये चीज किसी एक पर्टिकुलर मतलब ऐसी हो रही है ना कि भाई ये वापस से आप इसको रिविजिट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इसलिए रिकॉर्ड। ओके, या इनफैक्ट आप इसको किसी केस में प्रूव भी कर सकते हो, एविडेंस भी बना सकते हो। फिर सर सब्सटेंस मतलब ऐसी चीज जिसके ऊपर आपने वो पर्टिकुलर जो मैटर है उसको लिखा है। अब सर लिखने के लिए कुछ तो यूज करेंगे, तो वो जो यूज करेंगे उसको बोलते हैं मीन्स। ये 4 चीजें हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक फाइल डॉक्यूमेंट का एग्जाम्पल लिया था। हमने देखा था मैटर मतलब जो टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट किससे लिखा जाता है? तो वो मीन्स से लिखा जाता है, उसमें वर्ड्स, फिगर्स, पिक्स कुछ भी हो सकता है। तो मैटर मतलब वो टेक्स्ट, रिकॉर्ड मतलब हमने वर्ड फाइल पकड़ा था, और सब्सटेंस मतलब कोई सीडी, पेनड्राइव, हार्ड डिस्क जिसपे वो वर्ड फाइल आप ट्रांसफर कर सकते हो। एंड लास्ट है मीन्स मतलब वर्ड्स, फिगर्स, फैक्ट्स एंड पिक्चर्स। तो ये 4 एलिमेंट्स मिलकर एक डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। फिर आता है सर इंस्ट्रूमेंट। सर इंस्ट्रूमेंट और कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स ही है, लेकिन उसमें एक एडिशनल बात है। क्या एडिशनल बात है? वो फॉर्मली राइटिंग में रहता है, फॉर्मल राइटिंग में रहता है सर। इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी के ऊपर कोई डेट या लाइबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई लीगल इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक डीड बनाते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बदले आप मुझे पैसे देंगे, इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट नाउ। व्हाई? बिकॉज अगर आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो आप मुझे कोर्ट में घसीट सकते हो, या मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो फिर मैं आपको कोर्ट में घसीट सकता हूं। तो ये इसका पावर होता है इंस्ट्रूमेंट का, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसमें जब लीगल इफेक्ट आ जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट। देखो हर डॉक्यूमेंट जिसमें नीचे नीचे दी गई कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। इंक्लूड, फिर से ये क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लायबिलिटी इज परपटेड टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्डेड। सर 5 चीजें बहुत अमेजिंग बोली है। सर अगर आप ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसके अंदर कोई ना कोई लायबिलिटी आइदर क्रिएट हुई है, या ट्रांसफर हुई है किसी एक बंदे से दूसरे बंदे पे, या एक्सटेंड हुई है, मतलब अभी तक थी लेकिन और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, आइदर पीरियड एक्सटेंड किया या अमाउंट एक्सटेंड किया, वो नहीं बताया, एक्सटेंडेड, लायबिलिटी वाज देयर एंड इट इज नाउ एक्सटेंडेड, या एक्सटिंग्विश हुई है कि भाई लायबिलिटी वाज देयर बट नाउ इट इज नो मोर, इस एग्रीमेंट या इस डॉक्यूमेंट वजह से, या लास्ट जो लायबिलिटी है उसको सिर्फ आपने रिकॉर्ड किया है। अगर आपने इनमें से 5 कोई भी चीज की डॉक्यूमेंट के साथ, तो डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट नहीं, केवल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा वो, अब वो इंस्ट्रूमेंट कम डॉक्यूमेंट बन जाएगा, मतलब वो ऐसा डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसको आप इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। फिर आता है सर डीड। अब सर यहां पर इंडिया में क्या है ना, डीड और इंस्ट्रूमेंट के बीच में कोई ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं। डीड के बारे में वही बोला है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एंड हैविंग अ लीगल डिस्पोजिशन, और इंडिया में बेसिकली इसको ज्यादा डिस्टिंग्विश भी करते नहीं है। ओके, फिर आता है सर इंटरप्रिटेशन। अब ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंटरप्रिटेशन, यही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इसकी चैप्टर का नाम है। तो भाई इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? तो भाई कोर्ट जो है वो चीजों का, यानी लॉ का असली हिडन मतलब ढूंढने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं सर इंटरप्रिटेशन। अब वो सिर्फ ये तो बहुत ब्रॉडर टर्म है, बिकॉज अगर हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसको तो सर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन में कोर्ट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज सेइंग। अब वो चाहे तो लिटरल इंटरप्रेट करे, या वो चाहे तो कोई और रूल लगा के कंस्ट्रक्ट करे, वो एंटायरली डिफरेंट मैटर है। बट अगर हम जनरल पार्लेंस, जनरल सेंस में इंटरप्रिटेशन समझने की जाएंगे, तो इंटरप्रिटेशन मतलब कोर्ट्स या कोई भी व्यक्ति जो लॉ पढ़ रहा है, वो उस लॉ को पढ़ने के बाद क्या समझता है, वही है उसका इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन signifies expounding the meaning of an abstruse words, writings, etc. and making out their meaning, explaining, understanding them in a specified manner. तो आप किसी भी चीज का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर सर इंटरप्रिटेशन करना क्यों है? ताकि आप लॉ को
अच्छे से लगा सके पूरे जगह पर, और जो लॉ फॉलो नहीं कर उनको सजा भी दे सको। फिर से जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हमने देखा था कि दो टाइप के इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक लीगल और एक डॉक्ट्रिनल। लीगल और डॉक्ट्रिनल, लीगल और डॉक्ट्रिनल। सर लीगल के अंदर भी हमने फिर से डिफाइन किया था दो चीजों में। लीगल मतलब सर एक्चुअल देख लो, लीगल मतलब कोई ना कोई बेस होता है उसका, लॉ या कोई रूल्स या कुछ कुछ तो एक बेस होगा। लेकिन डॉक्ट्रिनल का ऐसा नहीं, वो कॉमन सेंस या लॉजिक सेंस इससे वो, या ग्रामेटिकल सेंस इससे वो जाता है। तो सर लीगल को हमने दो चीजों में डिवाइड किया था, एक ऑथेंटिक और एक यूजुअल। सर ऑथेंटिक जो था ना, वो जैसे कि जनरल क्लॉजेस एक्ट, उसमें क्लियर कट लिखा है कि इधर मे को शैल पढ़ने का, या इधर ऐसा इसको यही समझने का। तो ये हो गया सर लीगल इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप जनरल क्लॉजेस एक्ट फॉलो करके कोई भी लॉ को इंटरप्रिट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप लीगल एंड ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। अगर आप जनरल क्लॉजेस एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई केस लॉ देख रहे हो, किसी का जजमेंट हुआ है, वो जजमेंट के बेस पे अगर आप कोई लॉ को इंटरप्रिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लीगल और यूजुअल मेथड से इंटरप्रिट करने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो डिफरेंस? अगर आपने कोई जनरल क्लॉजेस एक्ट के कोई सेक्शन पे बेस होकर किसी लॉ को इंटरप्रेट किया, देन यू आर यूजिंग लीगल ऑथेंटिक। अगर आपने जनरल क्लॉजेस एक्ट नहीं, लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल कोई डिसीजन को बेस रख के कोई इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की, देन यू आर यूजिंग लीगल यूजुअल। फिर सर ये तो हो गया लीगल। फिर होता है सर डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रिनल भी बहुत अमेजिंग है, ये ऑर्डिनरी कॉमन सेंस और लॉजिक सेंस पे बात करता है। डॉक्ट्रिनल बोलता है कि भाई दो टाइप के डॉक्ट्रिनल को भी दो कैटेगरीज में बांटा उन्होंने, ग्रामेटिकल और लॉजिकल। सर ग्रामेटिकल इज वेरी सिंपल। ग्रामेटिकल बोलता है कि वर्ड्स को उनके ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच या जो भी ग्रामर उस पर लगता है, जो भी इंटरप्रिटेशन लगता है, वो नॉर्मल ग्रामेटिकल मीनिंग लगा के उसका मतलब समझो। लेकिन लॉजिकल बोलता है कि अगर ग्रामेटिकल मीनिंग लगाकर एब्सर्डिटी क्रिएट हो रही है, तो आप लॉजिकल मीनिंग पे आ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया मतलब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। और ये हो गया भाई, ये दो टाइप के इंटरप्रिटेशन हम लोग ने समझ गए। अब सर ये इंटरप्रिटेशन को थोड़ा और गहरे में देखते हैं। सर ये इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, ये दो वर्ड्स में मुझे कंफ्यूज होता है कि है क्या। सर देखो पहली बात तो ज्यादा डिफरेंस इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन में क्रिएटेड नहीं है, लेकिन जब आपको स्पेसिफिकली बोला जाए कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस बता दे, तो आप आज मेरे स्टूडेंट हो तो आप ये बताओगे, आप बोलोगे कि भाई साहब जब कोई भी लॉ आप ओपन करो, रैंडमली कोई भी एक लॉ का बुक लो, कोई भी लॉ का, और ऐसा रैंडमली एक बेयर टेक्स्ट लो और उसको एक रूल ओपन कर लो और वो रूल या सेक्शन वो पढ़ लो, देन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट द सेक्शन एज इज। मतलब आप ट्राई कर रहे हो कि भाई वो क्या कहना चाहते हो समझने की मैं कोशिश करूं, इसको बोलेंगे सर इंटरप्रिटेशन। और हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले इंटरप्रेट ही करना होता है। तो यानी इंटरप्रेट करना यानी कुछ नहीं, जो वर्ड्स है एज इट इज ग्रामेटिकली उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि ये लॉ क्या कहना चाहता है। लेकिन अगर आप ये इंटरप्रिटेशन कर रहे थे और आपको समझ में आया कि भाई इसका जो मीनिंग आ रहा है ये लॉजिकल नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, अनरीजनेबल है, तो उस केस में अब आप कंस्ट्रक्शन में चले जाओगे और आप उस पर्टिकुलर लाइन को इस तरह रीड करने की कोशिश करोगे कि उसका लॉजिकल मीनिंग समझ में आ जाए। समझ रहे हो? आप वही लाइन है, लाइन चेंज नहीं हुई है, वर्ड सेम है, लेकिन आप जनरल रीडिंग कर रहे थे तो आपके दिमाग में कुछ और आया जो कि कंसिस्टेंट नहीं है विद द लॉ, तो आपने उसको थोड़ा और कंस्ट्रक्ट, इस तरह कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की कि अब उसका लॉजिकल मीनिंग आपको समझ में आ जाए और वो एज पर लॉ मीनिंग उसको आपको समझ में आ जाए। तो ये होता है डिफरेंस इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में। तो फर्स्ट वी विल इंटरप्रेट, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरप्रेट लॉजिकली, देन वी विल गो टू कंस्ट्रक्शन। फिर सर व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन? अगर भाई इंटरप्रेट और कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे, इसके रूल्स ही नहीं रहेंगे, तो हर आदमी अपने अपने रूल लाएगा। एक ही लॉ में कोई लोग फॉलो करके पेनल्टी भर रहे होंगे, कोई लोग बिना फॉलो कर रहे पेनल्टी भर रहे होंगे, अजीब सा हो जाएगा ना दुनिया। तो सबको एक लॉ एक तरह से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। बिकॉज सर जब भी आप कोई लॉ बना रहे होंगे, सपोज आप लॉ मेकर हो, आपने कोई लॉ बनाया, तो आपने एक स्पेसिफिक इंटेंशन अपने दिमाग में रख के वो लॉ बनाया ना। अब अगर उसको सब लोग अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे और अपना अपना अलग अलग फॉलो करें, तो आपका लॉ बनाने का फायदा क्या हुआ ये बताइए। तो लॉ बनता है तो उसको इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के फिक्स मेथड्स होने चाहिए, ताकि सारी दुनिया उस लॉ को एक ही नजरिए से देखे, जिस नजरिए से लॉ मेकर चाहता था कि दुनिया देखे, ताकि उसका लॉ बनाने के पीछे का इंटेंशन फुलफिल हो जाए। और ऐसा ना हो कि लॉ बन के भी सब लोग, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अपना अपना लोगों का इंटरप्रिटेशन है। इसलिए सर इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन के रूल्स होना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक और जरूरी हो गया था। हमें बहुत सारी चीजें इसमें छोटी छोटी लिखी, आप इसको पढ़ सकते हैं। सर रूल्स जो है ना, अगर आपको देखें तो आप कुछ एड्स मिलते हैं, एड्स यानी कुछ हेल्प मिलती है आपको, एक कुछ स्टैट्यूटरी हेल्प है और कुछ नॉन स्टैट्यूटरी है। सर स्टैट्यूटरी में आता है जनरल क्लॉजेस एक्ट और स्पेसिफिक डेफिनेशंस जो कि सेक्शंस के अंदर दी रहती है, हमने आपको बताया। सर जनरल क्लॉजेस एक्ट हमने पूरा पूरा लास्ट चैप्टर पढ़ा है, उसका रिवीजन भी लेक्चर है, आप चाहिए तो देख सकते हो। जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या बोलता है कि भाई ये सारी चीजें अगर कहीं और एक्ट में नहीं लिखी, तो आप जनरल क्लॉजेस एक्ट से आके देख लो। तो
ये जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर इंटरप्रिटेशन की बहुत सारी चीजें बताइए, प्रोसेस बताइए कैसे इंटरप्रेट करना है। साथ ही साथ आपको हर एक स्पेसिफिक एक्ट में, जो भी एक्ट आप पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेबी का है, इकरा है, सिकरा है, कोई भी फेमा है, कोई भी एक्ट आप पढ़ रहे हो, आरबीआई का एक्ट है, जो भी एक्ट पढ़ रहे हो, उस हर एक्ट में सेक्शन 2 या सेक्शन 3 या कोई ना कोई सेक्शन होगा जिसमें सारे डेफिनेशंस दिए रहेंगे। तो वो स्पेसिफिक डेफिनेशंस भी आपको हेल्प करेंगे चीजों का अपना सही मतलब देने और सही इंटरप्रिटेशन करने के लिए। सर इसके अलावा नॉन स्टैट्यूटरी हेल्प भी आपको मिलती है, जैसे कॉमन लॉ क्या बोलता है, जनरल और या केस लॉज क्या बोलते हैं, और ये सारी चीजें आप वहां पर, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। फिर सर हमने देखा था कि एज पर आवर दिस क्यूरिकुलम हमने कुछ रूल्स बना के रखे हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। वो उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी रूल्स तो एक से एक धासु रूल्स है, और सेकेंडरी रूल्स जो है वो थोड़े बेसिक रूल्स है, मतलब उसमें आपको इतना ज्यादा ऐसे कुछ चीज कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली सबसे पहले प्राइमरी रूल्स देख लेते हैं। प्राइमरी रूल्स के अंदर 6 रूल्स आपके सामने है। सबसे पहला है लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ एजुस्डेम जेनरिस। तो यानी 6 रूल्स आपके पास है, लिटरल, रीजनल, हार्मोनियस, बेनिफिशियल, एक्सेप्शनल, एजुस्डेम जेनरिस। लिटरल, रीजनेबल, हार्मोनियस, बेनिफिशियल, एक्सेप्शनल और एजुस्डेम जेनरिस। 1 सेकेंड, ओके। और सेकेंडरी में कुछ इफेक्ट ऑफ यूजेज, कैसे यूजेज से चीजें बदलती है, और कुछ एसोसिएटेड वर्ड्स का मतलब देखना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सर सबसे पहले आ जाता है लिटरल कंस्ट्रक्शन पे। लिटरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड प्राइमरी एंड बेस्ट मेथड इज लिटरल कंस्ट्रक्शन। हम 99% ऑफ टाइम यही यूज करेंगे, और जब ये यूज करना नहीं पॉसिबल है या इसको यूज करने से बहुत अनरीजनेबल कुछ चीजें हो रही है, तब हम अलग दूसरे रूल्स पे जाएंगे। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वी विल बी यूजिंग दिस ओनली दिस रूल। रूल का नाम है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। वो बोलता है भाई साहब, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को उनका ऑर्डिनरी, नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग दो। ज्यादा अपना दिमाग लगाओ मत, ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करो मत। कोई भी वर्ड पकड़ो, कोई भी सेंटेंस पकड़ो, कोई भी फ्रेज पकड़ो और उसको उसका ऑर्डिनरी, नेचुरल या ग्रामेटिकल मीनिंग दे दो। और अगर उसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स है तो उस टेक्निकल वर्ड्स को आप उसका टेक्निकल मीनिंग दे दो। एकदम सिंपल। नॉर्मल वर्ड्स को ग्रामेटिकल मीनिंग, टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल मीनिंग। सर ये टेक्निकल मीनिंग कहां से आएगा? जैसे कि हमने अभी जस्ट बात किया, सेक्शन 2 सेक्शन 3 उस पर्टिकुलर एक्ट में टेक्निकल मीनिंग देके रखा होगा, वो टेक्निकल मीनिंग आप लो। और जिस चीज का टेक्निकल मीनिंग नहीं दे रखा है उसका जनरल मीनिंग ले लो, सिंपल ग्रामेटिकल मीनिंग ले लो। इसको बोलते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ये भाई सबसे बेस्ट रूल है, कोई भी लॉ को पढ़ के एज इज समझने की कोशिश कर लो। इसमें सर आपको लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी बहुत, अब जैसे इसमें बहुत सारे केसेस है, अगर आप एक एक करके पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको समझ में आएंगे इसमें चीजें। लेकिन बेसिक ये यही बोलना चाहता है कि अगर आप रूल को या कोई भी सेक्शन को अगर पढ़ रहे हो और उसको पढ़ते ही आपको उसका एक सिंगल मतलब है और क्लियर मतलब है, तो अननेसेसरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करके एजुस्डेम जनरल या दूसरा कोई रूल लगा के उसको और क्यों कंफ्यूज करवा रहे हो? जब एक ही मतलब है, सिंपल मतलब है, तो बस वही मतलब है। दोबारा आप उसको ज्यादा तोड़ मरोड़ के दूसरा मीनिंग निकालने की कोशिश मत करो। इट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ओके, कभी कभी क्या होता है कि दो इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक नैरोअर हो जाता है और एक वाइडर होता है। तो अब क्या लेंगे? अगर नैरोअर इंटरप्रिटेशन से आपका केस जो है, जो भी केस आपके सामने, अगर आप कोर्ट हो, ये पूरा चैप्टर पढ़ते हो तो अपने आप को कोर्ट की जगह पे रखो। आपके पास एक लाइन या एक लॉ पढ़ के दो इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, एक नैरो और एक वाइड। नैरो मतलब छोटा, वाइड मतलब बड़ा। आपके सामने जो केस है, अगर वो नैरो के अंदर कवर हो रहा है तो उसका नैरो मतलब लो, अगर वो नैरो के अंदर कवर नहीं हो रहा है तो उसका वाइडर मतलब लो। बस वो केस को कवर करके अपने को खत्म करने का, दैट्स ऑल। बिकॉज आप लॉ मेकर नहीं हो, आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते। आपको लॉ को सिर्फ मैक्स क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, आपका काम निकल जाए उस तरह से। आपको लॉ बनाने का पावर नहीं है। लॉ बनाने का पावर किसको है? वो तो पार्लियामेंट में उसके पास है। हमने देखा लॉ कैसे बनता है। ओके ओके, फिर था इसमें एक मैक्सिम हमारे सामने आया था, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिगेट, जिसका मतलब होता है कि सिंपल प्रेपोजिशन नीड नो एक्सपोजिटर। मतलब अगर वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ देयर प्लेन एंड ओनली इंटरप्रिटेशन, देन नो एक्सप्लेनेशन टू देम इज रिक्वायर्ड। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, बिकॉज इसका मीनिंग आपको आ सकता है एमसीक्यूज में। जितने मैक्सिम्स है आपको ध्यान से पढ़ने हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया मैक्सिम्स और उनके मीनिंग एमसीक्यू में पक्का आ सकते हैं।
मैक्सिम मतलब क्या, जितने भी लैटिन और ये सारे वर्ड्स दिखते हैं जिसको आप पढ़ भी नहीं पाते हो, इन सबको एक जगह लिखो और इनका मतलब भी लिखो। मुश्किल से 5-10 होंगे, एक बार लिख लो, 2 बार लिख लो, ऑनलाइन गूगल पे उसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, एंड यू विल बी फ्री टू, लाइक आपको वो हो गया, बार बार उसको देखने की भी जरूरत नहीं। एक चिट्ठी पे पेज पे लगा के कहीं तो भी कॉर्नर में दीवार पे चिपका भी दिया तो भी चलेगा, बट ये चीज आप कवर करके जरूर रखो। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं वर्ड्स यूज्ड इन पॉपुलर सेंस। ये क्या बोलता है भाई, लिटरल कंस्ट्रक्शन करते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखो। फॉर एग्जांपल, अगर वर्ड्स को उनके पॉपुलर मीनिंग है, अवेलेबल है, तो वर्ड्स को उनके ग्रामेटिकल मीनिंग से भी ज्यादा पहले उनके पॉपुलर मीनिंग आपने वहां पे लेने चाहिए। और अगर पॉपुलर मीनिंग लेके कुछ एब्सर्ड हो रहा है तब आप उसका दूसरे मीनिंग पे जाओ, अदरवाइज क्या करो, ऑलवेज टेक अ पॉपुलर मीनिंग। स्पेसिफिकली अगर जनरल पब्लिक के सेंस में बात कर रहे हो, ऐसा कोई लॉ है जो जनरल पब्लिक के या पब्लिक के बारे में बात कर रहा है, तो हमेशा पॉपुलर मीनिंग ही लेना है। लेकिन अगर वो कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा है तो आप उसका टेक्निकल मीनिंग ले सकते हो, या टेक्निकल मीनिंग आपको तब लेना है। तो वर्ड्स का पॉपुलर मीनिंग है और टेक्निकल मीनिंग है, दो मीनिंग है। एक ही वर्ड है जिसका एक पॉपुलर मीनिंग है और एक टेक्निकल मीनिंग है। तो आप क्या लेंगे, आप पॉपुलर मीनिंग लेंगे रादर देन गोइंग इनटू टेक्निकल मीनिंग। लेकिन अगर कोई बिजनेस केस में है तो आपको उसका टेक्निकल मीनिंग लेना है। मैंने आपको बहुत से वर्ड्स बताया ना, जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं अरे सर्फ से धो ले, यार सर्फ क्या, इट्स अ ब्रांड, इट्स अ कंपनी, बोलना चाहिए डिटर्जेंट से धो ले। बिकॉज अब क्या है कि अगर आप जनरल पब्लिक की बात कर रहे हो तो सर्फ को आप डिटर्जेंट समझो, उसका पॉपुलर मीनिंग लो कि भाई सर्फ की जगह रिन भी रहा, व्हील भी रहा, या कोई और ब्रांड भी रहा तो चलेगा, मुझे डिटर्जेंट से मतलब है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है कि हम सर्फ एक्सेल को खरीदने की बात कर रहे हैं या सर्फ एक्सेल का कोई प्रोडक्ट खरीदने की बात कर रहे हैं, तो उस बार सर्फ को उसका टेक्निकल मीनिंग दो, जो कि वो पार्टी है या जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। तो आपको समझना होगा कि आप बोल रहे हैं ना कि आप पूरा कंटेक्स्ट देखो और फिर समझो कि वर्ड्स को उनका पॉपुलर मीनिंग देना है या टेक्निकल मीनिंग देना। और ये सारा चीज लिटरल कंस्ट्रक्शन के अंदर ही चल रहा है, अभी भी आप ये चीज ध्यान में रखना। फिर आता है सर, रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस आर नॉट टू बी ओवरराइड प्लेन टर्म्स ऑफ द स्टैट्यूट। सर कभी कभी क्या होता है, रीजनेबल करेक्शन आप करने की कोशिश करते हो क्योंकि थोड़ा बहुत तो करेक्शन पॉसिबल है, तो ऐसा ना हो कि उसका जो प्लेन स्टैट्यूट का मीनिंग है ओवरराइड हो जाए आपके करेक्शन की वजह से। तो कंस्ट्रक्शन आपको ऐसी इस प्रकार करना है कि उसका प्लेन और नॉर्मल मीनिंग भी आप उसको जस्टिस कर सके हो। फिर है नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। सर नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग का भी देख लो। स्टैट्यूट आर टू बी फर्स्ट अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर सेंस एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग टू देयर प्लेन, लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। क्या बोला है उसने, स्टैट्यूट को बोले सबसे पहले आप उसके नेचुरल, ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर सेंस में देखो। किसमें देखो, नेचुरल, ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर सेंस, एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग टू देयर प्लेन, लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। तो सबसे पहले नेचुरल, जो भी आप कोई भी चीज आप अगर पढ़ रहे हो उसको, कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हो उसको उनका नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में पढ़ो और उसका प्लेन, लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग ही करो। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप चीजों को नेचुरली पढ़ने की कोशिश करते हो सकता है कि वहां पर इनकंसिस्टेंसी आ जाए, हो सकता है वहां पर रिपग्नेंसी आ जाए, ग्रामेटिकल सेंस उसका लॉजिकल ना लगे आपको। उस केस में आपको मॉडिफिकेशन करने की थोड़ी बहुत पावर है। लेकिन मॉडिफिकेशन मतलब ये नहीं कि आप लॉ को काट के उसके नीचे नया सेंटेंस लिख रहे हो। यू कैन नॉट अमेंड द लॉ। लॉ अमेंड करना पार्लियामेंट का पावर है, उसके लिए उनको आपने देखा है कि लोकसभा, राज्यसभा और कैसे कैसे कमिटी से फिर प्रेसिडेंट के थ्रू वो लॉ अमेंड होता है। वो नहीं करना है आपको ना कंस्ट्रक्शन में मॉडिफिकेशन करना है। इसलिए तो मैं बोला ना, अभी तक आप इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, लेकिन जब आपको पता चला कि भाई मैं नॉर्मल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं तो इनकंसिस्टेंसी आ रही है, अनरीजनेबलनेस आ रहा है, ग्रामेटिकल मीनिंग रिपग्नेंसी क्रिएट कर रहा है, उस केस में आपको मॉडिफिकेशन तक जाना है। और अगर मॉडिफिकेशन तक जाना है तो आपको लिटरल रिटर्न मॉडिफिकेशन नहीं करना है, आपको उसके कंस्ट्रक्शन में मॉडिफिकेशन करना है। आप इंटरप्रिटेशन से आप कंस्ट्रक्शन में उतर गए। अब कंस्ट्रक्शन में मॉडिफिकेशन करना तो कितना करना, कोई भी एक्ट को आप हैपजार्डली पूरा का पूरा बोलते ना तख्ता पलट नहीं कर सकते। आप उसके एंटायर सब कुछ, उसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन में आपने उसका पूरा का पूरा लॉजिक और सब कुछ बदल दिया, ये नहीं कर सकते। आप सिर्फ उतना ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो जो आपके सामने जो पर्टिकुलर केस चल रहा है, उस केस को उसके एम्बिट में लेकर आने के लिए जो मॉडिफिकेशन जरूरी है, बस उतना ही केवल आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उससे ज्यादा का मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत अमेजिंग एक चीज आपके सामने यहाँ पे मैंने लेकर आया हूं कि भाई मॉडिफिकेशन भी करो तो कितना करो, यू जस्ट हैव टू एक्सटेंड इट अ बिट और यू हैव टू ब्रिज ओनली टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस। जो भी आपको रिपग्नेंसी, इनकन्वीनियंस हो रहा है, वो इनकन्वीनियंस अवॉइड करने के लिए सिर्फ ब्रिज करो। ऐसा मत करो कि पूरा का पूरा लॉ का मतलब ही आपने चेंज कर दिया, ये आपको अलाउड नहीं है। पूरा का पूरा लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ उतना ही चेंज लाना है जिससे क्या हो कि भाई जो इनकंसिस्टेंसी मेरे सामने आ रही है वो अब बंद हो जाए, वो छुप जाए, वो ढक जाए, वो खत्म हो जाए।
ओके फिर आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल। यहां पर एक बहुत अमेजिंग चीज आपको समझ में आती है कि सर आप कोई भी लॉ ले लो, कोई भी आप लॉ ले लो, हमेशा सर कंटेक्स्ट पढ़ो और उसके हिसाब से चीजों को उसके मतलब दो। कभी कभी क्या होता है ना, लिटरल मीनिंग भी सर कभी कभी कुछ वर्ड्स के बहुत एक से ज्यादा मीनिंग भी होते हैं, तो अब कभी लिटरल भी एक्सप्लेन करना है तो उसको ऑर्डिनरी क्या मीनिंग देना चाहिए, तो उसके लिए आपको अगर वो वर्ड का किस इंटेंशन में यूज किया है समझना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा कंटेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि पूरा का पूरा लॉ क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, किस प्रकार लिखा गया है, उसके पहले के सेक्शन क्या बोलते हैं, उसके बाद के सेक्शन क्या बोलते हैं, और ये एज अ होल सारी चीजें कंसिडर करके एज अ होल पूरा कंटेक्स्ट यानी स्टोरी बैकग्राउंड वो पूरा देख के उसके बाद उसको आपको इंटरप्रेट करना है। फिर है सर एग्जैक्ट मीनिंग प्रीफर्ड और लूज मीनिंग। हमने देखा था विल के एग्जांपल में, WILL, हमने देखा कि विल के बहुत मतलब है, नॉर्मल एक एक्शन भी है और एक जायदाद को भी विल बोलते हैं, और अभी एज पर हमारी मेरी स्व इच्छा को भी मैं विल बोलता हूं। तो अभी यार ये इसको कौन सा, एक तो एग्जैक्ट मीनिंग है, एक है लूज मीनिंग, अब मैं कौन सी चीज लू भाई साहब, तो यहां पर इट विल डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द यूजेज ऑफ द वर्ड्स, किस कंटेक्स्ट में बोला गया है। ऐसा बोला है कि मैं मरने के बाद विल बनाऊंगा, तो ये कौन सा वाला विल है, ये वो जायदाद वाला विल है। अगर ऐसा बोला है कि आई विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये जायदाद वाला विल नहीं है, ये नॉर्मल टू डू एन एक्ट वाला विल है। तो ये आपको कैसे समझेगा, तो आप पूरा कंटेक्स्ट जब देखेंगे तब आपको समझेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट मीनिंग की जगह आप मतलब लूज मीनिंग की जगह आप एग्जैक्ट मीनिंग उसको ले रहे हो, बिकॉज अब देखो लूज और क्या दोनों मीनिंग तो है ही, ऐसा नहीं है कि कोई मीनिंग गलत है, लेकिन यहां पर किस सेंस में यूज किया ये आपको समझना पड़ेगा। दो सेंस है अगर, तो उसमें से जो एग्जैक्ट है वो यूज करो, जो लूज है उसको इग्नोर कर दो। फिर आता है सर टेक्निकल वर्ड्स इन टेक्निकल सेंस। अभी यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज है सर, जैसे प्रैक्टिस वर्ड का इसमें बहुत अमेजिंग एग्जांपल दिया, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग फुटबॉल प्लेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस है सर। अगर फुटबॉल प्रैक्टिस में अगर बोलूं, ठीक है, या फ्लूट प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, तो भाई ये फ्लूट प्रैक्टिस करना मतलब ये नॉर्मल कि मैं फ्लूट बजा के देख रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मैं परफेक्ट हो जाऊं उसमें। लेकिन अगर मैं बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रैक्टिसिंग, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर मतलब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नो 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 नो। प्रैक्टिसिंग मतलब ही इज इनटू कमर्शियली, ही इज इनटू एक्टिविटी ऑफ डूइंग वट एवर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर सपोज टू डू, मतलब वो अपना ऑफिस चला रहा है, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो प्रैक्टिस का आपने कौन सा मीनिंग लेना है, टेक्निकल मीनिंग लेना है, क्यों, क्योंकि टेक्निकल सेंस में यूज किया है। तो आपको वो भी देखना है कि टेक्निकल वर्ड्स अगर कहीं यूज हो रहे हैं तो आपको उसको उसका टेक्निकल मीनिंग ही देना है। फिर है सर रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल नंबर 1 लिटरल कंस्ट्रक्शन हमारा खत्म हो गया, अब हम जाते हैं रूल नंबर 2 जिसका नाम है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये रूल कब आएगा, भाई ये रूल तब आएगा जब ऑर्डिनरी या लिटरल कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर पा रहे, तब हम यहां पे आएंगे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में। ये रूल में एक मैक्सिम है, उतरेस मैजिस वेलियत कॉम्पीरियत। इसका मतलब है द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड सो एज टू लीड टू अ सेंसिबल मीनिंग। वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड सो एज टू लीड एज टू सेंसिबल मीनिंग। जब भी आप कोई लॉ पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि आप उसका सेंसिबल मीनिंग समझ पाओ। आप उसको वर्ड्स को लिटरल इंटरप्रेट करने के चक्कर में उसका सेंस ही अगर खो बैठे, देन देयर इज नो पॉइंट इन द लॉ। तो इसीलिए यहां पे बोला है कि वर्ड्स को आप उसका सेंसिबल मीनिंग देने की कोशिश करो। सबसे पहले उसने सिंपली बोला, देखो भाई जनरली आप वर्ड्स को नॉर्मली इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर उसके दो मीनिंग है या आपका नॉर्मल जो इंटरप्रिटेशन है वो एब्सोल्यूट मीनिंगलेस आंसर या मीनिंगलेस सॉल्यूशन या मीनिंगलेस प्रोविजन बन रहा है, तो उसके जगह आपको अब एक नया रूल यूज करना है। कौन सा रूल यूज करना है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। और आपको उन चीज को ऐसे इंटरप्रेट करना है जैसे आपको हिडन इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर निकाल के लाना है और उसको आपको यूज करना है। तो चीजों को उसके मीनिंगफुल मतलब के लिए यूज करो, इसको बोलते हैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसके एग्जांपल्स भी हमने दे रखे। फिर आता है सर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ये तो बहुत ही जबरदस्त रूल है। इसमें सर हमने आपको सिंपली बताया कि अगर दो एक्ट्स में या एक ही एक्ट के दो प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, एक ही एक्ट के दो प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि दोनों प्रोविजंस को इस प्रकार पढ़ो कि वो दोनों हार्मोनी में आ जाए। क्या बोल रहा है, इस प्रकार पढ़ो कि वो हार्मोनी में आ जाए, यानी यू विल ट्राई टू गिव इफेक्ट टू बोथ द सेक्शंस। दो सेक्शन है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करे तो आप इस प्रकार रीड करने की कोशिश करोगे कि दोनों सेक्शन अपना अपना काम कर जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आप उनको दोनों हार्मोनी में नहीं चला पा रहे हो या आप उन दोनों का मतलब नहीं निकाल पा रहे हो, एक का फॉलो करने से दूसरा टूट ही रहा है या दूसरे को फॉलो करने से पहला टूट ही रहा है, उस केस में आपको लेटर इज बेटर का रूल अप्लाई करना है। यानी उस केस में आपको देखना है कि भाई जो भी बाद में रूल बना है उसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा कंपेयर टू जो रूल पहले बना है उसको। तो लेटर इज बेटर वाला रूल यहां पे आपको फॉलो करना है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ट्राई करना, पहले तो लिटरल कंस्ट्रक्शन करोगे, वो नहीं हो पाया तो आप
ऑफ कोर्स लिटरल नहीं हो पाएगा, अभी दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप हार्मोनियस रिकंस्ट्रक्शन में आ जाओगे। और जब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करोगे तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको पहले ट्राई करना है कि दोनों एक्ट्स को, जो दोनों सेक्शन या प्रोविजंस को जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मैं उसको हार्मोनी में, इन हार्मोनी रीड करने की कोशिश करूं कि भाई दोनों अपना अपना काम कर ले और मेरा काम भी निकल जाए। बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप लेटर इज बेटर का रूल यूज करोगे। लेटर इज बेटर का रूल बोलता है जो प्रोविजन बाद में एनैक्ट हुआ है, लेटर इन द एक्ट, उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, जो बाद में आया उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। फिर इज अ रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अब ये बहुत खतरनाक रूल है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट हमने करवाया था। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के कई नाम है, जैसे जैसे कि है हिडन्स रूल, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, मिस्चीवियस रूल। इसमें आपको ना रूल्स में आपको स्टेप्स दे के रखिए, 4 स्टेप्स फॉलो करना है आपको, तब जाके आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले ये रूल अप्लाई कब करना है सर? जब आप लॉ को पढ़ रहे थे और आपको रियलाइज हो कि यार मोर देन वन इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नॉर्मल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मुझे इसका सही मतलब नहीं आएगा, सही मतलब नहीं आ रहा है, उस केस में आप बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन पे आ सकते हो, या हिडन रूल, या जो भी आप पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, मिस्चीवियस रूल। तो फेमस तो हिडन रूल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, बाकी भी है, एग्जाम में आ सकते हैं मिस्चीफ रूल और पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। इसको यूज करने के लिए 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट वाज द लॉ बिफोर एनैक्टमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। जो भी आपके सामने अगर कंपनीज एक्ट का कोई केस चल रहा है, तो आप देखो कंपनीज एक्ट आने के पहले कौन सा लॉ था, ठीक है, वो देख लिया आपने, भाई कंपनीज एक्ट 13 आने के पहले 1956 था, 1956 था, ओके। व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट व्हिच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड फॉर। वो बोल रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसी कौन सी मिसचीफ या गड़बड़ थी जिसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बना था, जिसको मिसयूज करके लोग वो गलती मिसचीफ कर रहे थे, लोग चीटिंग कर रहे थे। तो भाई 1956 में ये पर्टिकुलर लॉ नहीं था, इसकी वजह से सब लोग इसका फायदा उठा के लॉ को मिसयूज कर रहे थे। फिर जब कंपनीज एक्ट 13 आया, ऑफ कोर्स कंपनी एक्ट 39, तो अब आपको तीसरी चीज देखना है, व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट इज हैज प्रोवाइडेड। अब आपको देखना है कि कंपनीज एक्ट 13 ऐसा क्या लेकर आया जो 1956 ने प्रोवाइड नहीं किया था, ऐसा क्या लेकर आया जो 1956 ने प्रोवाइड नहीं किया था, और जिसकी वजह से जो मिसचीफ है या जो गलत काम है जो हो रहा है ये बंद हो गया है। तो आपको पहले देखना है कि पहले लॉ क्या था, पहले गलती क्या होती थी, अभी के लॉ ने ऐसा क्या किया कि वो गलती अभी नहीं हो रही, और जो भी कुछ अभी के लॉ ने रेमेडी लाई है वो ही रेमेडी क्यों लाई, ये आपका स्टेप नंबर 4। तो आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले व्हाट वाज द लॉ बिफोर, व्हाट वाज द मिसचीफ बिफोर for which the before law could not provide, what was the remedy provided by this act, and why that particular remedy was being provided। आपको ये चारों चीजें देख के समझ में आ जाएगा कि भाई पहले ये हुआ करता था, ये वाली सब लोग ये वाला मिसयूज करते थे, इसको लॉ को लूपहोल ढूंढ लिया था लोगों ने, और वो लूपहोल भरने के लिए नए एक्ट में ये वाला सेक्शन आया। अब ये सेक्शन आया तो यही सेक्शन ऐसे ही क्यों लिखा, उसका भी रीजन देख लिया। अब आपको पूरा लॉ का बेसिक समझ गया, अब आपको सब कुछ समझ गया कि ये क्यों आया है, क्या आपको इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर समझ गया। अब वो केस लो जो आपके सामने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इसमें आपको बेसिकली सॉल्व करते हुए एक सिंपल फंडा यूज करना है, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। वेरी गुड, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी, ओके। इसके बाद हम लोग ने देखा था, कई एग्जांपल से आप लोग पढ़ सकते हो, उसमें हमने देखा था रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अब ये बहुत अमेजिंग रूल है, ये भी ध्यान से देख लो। सर कुछ चीजें ना हमको एक्सेप्शन पे भी चलनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं एंड, तो एंड ऑलवेज आपको लगेगा ये तो कंजंक्टिव है, मतलब दिस एंड दैट, तो ये कंजंक्टिव है, दोनों को जोड़ के चलता है। वही मैं आपको बोलूं वर्ड और, ओ आर, और, तो आपको लगेगा सर ये तो क्या है, डिसजंक्टिव है, मतलब ये आइदर और ऐसा बोलता है कि ये या तो फिर ये। इसलिए अब आपको जब मैं बोलूंगा कि दिस एंड दैट, तो आप दोनों को साथ में लेके चलोगे। मैं बोलूंगा दिस और दैट, तो आप दोनों में से एक आपको डिसाइड चूज करना है, और एक के चूज करते ही दूसरा लॉस हो जाएगा, दूसरे के चूज करते ही पहला लॉस हो जाएगा, ठीक है। बट कभी कभी रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन बोलता है कभी कभी एंड को और को एंड पढ़ना पड़ सकता है। इसी प्रकार देयर आर वर्ड्स लाइक मे, शैल, मस्ट। मे अगर पढ़ू यू मे कम टू क्लास, तो हमको क्या लगता है इट इज द डायरेक्टरी नेचर, एनेबलिंग है। लेकिन जब मैं अगर तुमको बोलूं यू शैल, यू मस्ट कम टू क्लास, अब ना सर ये यू शैल या यू मस्ट पढ़ के डायरेक्टरी इन नेचर नहीं लगता, ये मैंडेटरी नेचर लगता है, या ये कंपलसरी लगता है, और इसको नहीं करने से कोई पेनल्टी पड़ सकती है, ऐसा फील होता है। तो ये भी वर्ड्स जो है एक्सेप्शनली सम रेयर केसेस में आपको मे को शैल और शैल को मे पढ़ना पड़ सकता है, या मे को मस्ट और मस्ट को मे पढ़ना
पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस। ये एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब हमने नीचे एक्सेप्शंस का भी बारे में पढ़ा है। इसका मतलब कि भाई नॉर्मली तो आप एंड को एंड और को और ही पढ़ोगे, लेकिन कुछ केसेस में एंड को और को एंड पढ़ना पड़ जाएगा, मे को शैल और शैल को मे पढ़ना पड़ सकता है। हमने इसके लिए देखा था कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन था कि कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर अ लीगल पर्पस। भाई वो वहां पे मे को आपको शैल पढ़ना है, क्यों? क्योंकि कंपनी शैल या शुड या मस्ट बी फॉर्म फॉर अ लीगल पर्पस ओनली। कंपनी आप इलीगल काम के लिए नहीं बना सकते, ये इंटेंशन नहीं था लेजिस्लेचर का। तो ये है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अब इसमें देखो कॉमन सेंस रूल। सर कॉमन सेंस क्या बोलता है? उतरे मैगी स्वेलियत कॉम्परेट, मतलब बेटर एनीथिंग मस्ट बी गिवन अ मीनिंग rather than avoiding it as such. For example, a company may be formed for a lawful purpose, उसमें मैं अगर मे को हटाई दूं, कंपनी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, तो रेदर नॉट गिविंग मीनिंग एट ऑल, आपको उसका बेटर मीनिंग देना चाहिए। उसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको ये रूल अप्लाई करके मे को शैल पढ़ना चाहिए। इसका वो कॉमन सेंस रूल है कि कोई भी वर्ड को अवॉइड करने से अच्छा क्या है, उसको उसका लॉजिकल मीनिंग दे के खत्म करो, काटो मत उस वर्ड को। फिर कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड, जैसे कि और एंड, और इज डिसजंक्टिव, एंड इज कंजंक्टिव। कभी कभी और को एंड और एंड को और भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। आपको चाहिए तो नीचे एग्जांपल दे के रखे, यहाँ पे कमिट करके रखा है कि दिस ऑफेंसेस एंड दिस ऑफेंस। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये दो टाइप के ऑफेंस करोगे तो ही सजा मिलेगी। यहां पर एंड को आपको और पढ़ना था, ताकि ये भी सजा करा या ये भी सजा किया है, दोनों में से कोई एक भी किया तो सजा तो तुमको कंफर्म मिलेगी, कोई भी तुमने एक्ट किया हो तो वहां पे एंड जो है एग्जांपल में, वो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में, वहां पे एंड को आपको और पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एंड पढ़ के क्या हो रहा है कि आप दोनों दो सिचुएशन बन गई है कि भाई आपके पास ये सिचुएशन आई और आपने ये भी काम आपने गलत किया, साथ ही साथ ये भी काम गलत किया, तब जाके मैं आपको सजा दूंगा। अरे ऐसा थोड़ी ना है भाई, एक भी काम गलत किया तो सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वहां पे एंड को और पढ़ना है आपको। फिर मे मस्ट शैल में भी यही हुआ है। मे मस्ट शैल में भी डायरेक्टरी मैंडेटरी, उसका अपने एग्जांपल भी दे दिया आपको, जो कंपनीज एक्ट का मैंने आपको बताया। और ये यहां पर भी आपको मे मस्ट मैंडेटरी ऑप्शनल ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप एक सिंपल रीडिंग में यू विल गेट द नोटिस ऑफ दिस। लेकिन अभी देखते हैं कि सर ये कैसे हमको समझेगा कि कब मे को शैल और शैल को मे करना है या कब एंड को और को एंड करना है। तो उसके लिए सर यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है। फॉर ascertaining the real intention of the legislature, the court may consider among other things, यानी ये फिर से इंक्लूसिव लिस्ट है, वो बोले बाकी चीजों के अलावा कोर्ट को ये नीचे दिए गए कुछ 6-7 पॉइंट्स का भी 6 पॉइंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से 6 पॉइंट? सबसे पहला, नेचर एंड डिजाइन ऑफ स्टैट्यूट, किस प्रकार से स्टैट्यूट लिखा गया है, किस इंटेंशन से लिखा गया, कैसा नेचर है उसका, कि मतलब वो मैंडेटरी लग रहा है आपको नेचर या ऑप्शनल लग रहा है, डायरेक्टरी लग रहा है, ये भी आप देखो पहले, नेचर एंड डिजाइन। Second, the consequences which would flow from construing it one way or another. And को and पढ़ने से क्या होगा और and को और पढ़ने से क्या होगा, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखो। दोनों में से जो लॉजिकल होगी ऑफकोर्स आप वही यूज करोगे। Impact of other provisions by resorting to which the necessity of complying with the provision in question can be avoided. क्या आप ऐसा कुछ हो सकता है कि अदर प्रोविजन को आप अगर फॉलो करते हो, अगर देखो यहाँ पे लिखा है अदर प्रोविजन को अगर फॉलो करते हो तो ये प्रोविजन रिडंडेंट हो जाती है। क्या ऐसा भी कुछ है, वो भी आप ढूंढो। वेदर और नॉट द स्टैट्यूट प्रोवाइड्स एनी पेनल्टी, देखो ना भाई कि अगर ये काम करने उसके लिए उसने बोला है कि यू मे डू दिस, और नीचे लिखा है इफ यू डोंट डू दिस आई विल गिव यू पेनल्टी। अगर ऐसा लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगी यार ये मे नहीं, ये शैल है। क्यों? क्योंकि मे मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी की भाई ये कर ले। लेकिन मैं आपको बोला अरे हो सके तो ये कर ले, और नहीं किया तो 1 लाख का फाइन है। अरे मेरे भाई ये क्या बात होती, तो ये हो सके तो कर ले क्यों बोला? जब तेको अगर डायरेक्टरी था तो फिर तू नीचे पेनल्टी क्यों दे रहा है? और अगर मैंडेटरी करना है तो फिर मे क्यों यूज कर रहा है, शैल यूज करना कि भाई ये कर वरना पेनल्टी दूंगा। तो ये भी चीजें आपको देखनी है। फिर इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो, फॉर एग्जाम्पल भाई ये हो सके तो कर ले वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और ये हो सके तो कर ले वरना मैं तेरे पे 1 लाख रुपए फाइन लगाऊंगा। अब इन दोनों में से डिफरेंस समझ में आया आपको क्या है? मैं और बार रिपीट करो, ध्यान से सुनो। भाई ये कर ले वरना मैं, हो सके तो कर ले वरना मैं थोड़ा नाराज हो जाऊंगा। भाई अगर ये हो सके तो कर ले वरना मैं तेरे पे 1 लाख का पेनल्टी लगाऊंगा। ये दो लाइन है। अब इसमें से ना एक लाइन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है भाई हो सके तो कर ले वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे नाराज होने नहीं होने से, तो ये मैं यहां पर मैं को मैं ही पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे भाई ये हो सके तो कर ले वरना मैं 1 लाख का पेनल्टी लगाऊंगा, तो ये 1 लाख की तो पेनल्टी मेरी लॉस हो गई, तो यहाँ पे मैं मे को शैल पढ़ूंगा। तो आपको ये देखना है कि क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं मे को शैल और शैल को मे पढ़ने से, और तो और जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो ट्रिवियल है
या सीरियस, मतलब ट्रिवियल यानी नॉर्मल और सीरियस मतलब खतरनाक, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल देखना है वेदर द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन विल बी डिफीटेड और फर्दर। अगर आप एंड को एंड पढ़ोगे और ऑब्जेक्ट अगर उसका डिफीट हो जा रहा है लॉ का, देन देयर इज नो पॉइंट। अगर आप एंड को एंड पढ़ोगे और उससे ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन इज डिफीटेड, देन इज नो पॉइंट। आपको एंड को और करना है, आपको इस प्रकार रीड करना है कि जो ऑब्जेक्ट है, जिस इंटेंशन से वो लॉ बनाया गया है, उसको और एडवांस हो, वो ऑब्जेक्ट एडवांस हो, वो ऑब्जेक्ट फर्दर हो, ओके, रेदर देन डिमिनिशिंग। ओके, अब आपका फेवरेट रूल आ गया जिसके ऊपर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। रूल का नाम है एजुस्डेम जेनेरिस। जब आप सबसे पहले जिंदगी में इस रूल को देखे थे तो आपको लगा नहीं था कि आप कभी इतना टेक्निकल चीज समझ पाओगे, लेकिन इतने अमेजिंग एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करके दिया गया है कि एजुस्डेम जेनेरिस क्या होता है। सर, एजुस्डेम जेनेरिस का मतलब होता है ऑफ सेम काइंड एंड स्पीसीज। अगर आप एक्चुअल मीनिंग देखें तो एजुस्डेम जेनेरिस का मतलब होता है ऑफ सेम काइंड और स्पीसीज। ओके, जो स्पीसीज होता है ना, स्पीसीज ऑफ कैट, स्पीसीज ऑफ डॉग, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे होते हैं। तो स्पीसीज मतलब वही काइंड के और क्या क्या है। तो अब भाई स्पीसीज, सेम स्पीसीज या सेम काइंड की चीजें। अच्छा, अब ये रूल क्या बोलता है पहले वो पढ़ लो। रूल बोलता है जनरल वर्ड्स फॉलोइंग स्पेसिफिक वर्ड्स आर टू बी कंस्ट्रूड विथ रेफरेंस टू द वर्ड्स दैट प्रीसीडेड देम। वो बोले सर, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे और उन स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद कुछ जनरल वर्ड्स लिखे, तो ये जनरल वर्ड्स का मीनिंग कहां से लेने का। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, वहां पे बहुत सारी वो बोला था ना स्टैट्यूट के डेफिनेशन में कि लॉ, बाय लॉ, ऑर्डिनेंस एंड द लाइक। तो ये एंड द लाइक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके भाई लोग, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम लोग क्या देख रहे थे, रूल ऑफ एजुस्डेम जेनेरिस। इसमें ऐसा बोला है कि जब भी कोई स्पेसिफिक वर्ड्स है और उसको फॉलो कर रहे हैं कुछ जनरल वर्ड्स, तो जनरल वर्ड्स का मीनिंग कहां से लेना। तो सर कहीं से मत लो, ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स आप हो रहे हैं, ये स्पेसिफिक वर्ड्स से आप वो जनरल वर्ड्स का मीनिंग डिराइव करो। इसको बोलते हैं रूल ऑफ एजुस्डेम जेनेरिस, मतलब ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। या और ज्यादा डिटेल बोले तो व्हेन जनरल वर्ड्स इज फॉलोड बाय सम स्पेसिफिक वर्ड्स, द जनरल वर्ड शुड डिफाइन इट्स मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स प्रीसीडिंग इट। यानी इसके पहले के वर्ड्स जो थे उसमें से अपना जनरल वर्ड्स अपना मीनिंग निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज एंड अदर एनिमल्स, अब यहां पे देखो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जैसे डॉग, कैट, काउ, बफेलो, और एक जनरल वर्ड है अदर एनिमल। अब सर ये जनरल क्यों है, क्योंकि अदर एनिमल में तो कितने अदर एनिमल है भाई, मेरे भाई लाखों करोड़ों स्पीसीज ऑफ जानवरों की, क्या क्या लाऊं मैं। अदर एनिमल इज अ वेरी जनरल टर्म, डॉग इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म, काउ इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। मेरे तो अगर काउ बोलूंगा तो मैं उसमें कोई और चीज नहीं डालूंगा, लेकिन अदर एनिमल में तो मैं कुछ भी डाल सकता हूं ना। मैं बटरफ्लाई से तो लेके शार्क तक डाल सकता हूं, कुछ भी डालूंगा मैं, मेरी मर्जी है ना। लेकिन अब मेरे को ये अदर एनिमल का मतलब इसके पहले के वर्ड्स के ऊपर से निकालना है। तो मैंने देखा कि यार ये डॉग, कैट, काउ, बफेलो, ये सारे ऐसे है ना, ये डोमेस्टिकेटेड टाइप है। मतलब मैं कुत्ता, बिल्ली, ये तो घर में रहता ही है, गाय, भैंस, ये भी घर में पड़े रहते हैं। लेकिन अब मैं इस कैटेगरी को समझ में आ गया है, मेरे को समझ में आ गया, यहाँ पे मैं हॉर्स, शिप, डोंकी, एक बार को वो भी डाल सकता हूं, ठीक है, ये सब मैं डाल सकता हूं। लेकिन मैं लॉयन, टाइगर, ये सारी चीजें उसमें नहीं डाल सकता। फॉर एग्जाम्पल जिराफ नहीं डाल सकता, क्योंकि ये ऐसे घर में रहने वाले लोगों में से नहीं है। वुल्फ, हाइना नहीं डाल सकता, स्नेक नहीं डाल सकता। करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरह आपको ये डिसाइड करना है कि जनरल वर्ड्स का मीनिंग क्या है। इस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ एजुस्डेम जेनेरिस। एक और एग्जांपल देना है तो वहां पे लिखा था वॉर, डिस्टर्बेंसेस एंड एनी अदर कॉज। अब एनी अदर कॉज में अब वॉर और डिस्टर्बेंसेस के रिलेटेड ही होने चाहिए। ओके, अभी इसमें कुछ कभी कभी इरिटेशन भी होते हैं, मैं बताता हूं कैसे, वो भी देख लेते हैं अपन। ओ ओ ओ ओ एक और एग्जांपल नीचे दिया है, आर्म्स, एम्यूनेशंस और गन पाउडर और एनी अदर गुड्स। अब देखो, आर्म्स, एम्यूनेशन, गन पाउडर। आर्म्स यानी फायर आर्म्स, एम्यूनेशन मतलब गोलियां, गन पाउडर मतलब बारूद। अब एंड एनी अदर, अभी स्पेसिफिक के बाद एनी अदर आ गया जनरल। अब ये एनी अदर मतलब क्या, तो अब एनी अदर में आपको सिर्फ आर्म्स, एम्यूनेशन, गन पाउडर, ये इसी रिलेटेड चीजें आपको डालनी है, कोई और एनी अदर गुड्स उसमें नहीं आएंगे। फिर सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो वर्ड्स यूज किए वो पूरा का पूरा कैटेगरी एग्जॉस्ट कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे भी देख लो, आर्म्स, एम्यूनेशन और ये सब आ गया, गन पाउडर एंड ऑल। अभी कभी हो सकता है कि ये पूरी कैटेगरी ही इसने नहीं की है, बट ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी कैटेगरी इसने
यूज कर ली, तो अब आप क्या करेंगे, तो भाई अब आपको उसको थोड़ा उसकी कैटेगरी को और बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, लार्जर जेनस में जाओ। इफ द पर्टिकुलर वर्ड्स गिवन और द स्पेसिफिक वर्ड्स गिवन एग्जॉस्ट द होल जेनस, देन यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू कवर अ लार्जर जेनस। ओके, फिर है सर एक और बात, एडजेक्टिव जनरल्स आप तभी यूज कर सकोगे जब पहले स्पेशल वर्ड्स और उसके बाद जनरल वर्ड्स आ रहे हैं। अगर पहले जनरल वर्ड्स है और उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड्स आ रहे हैं तो आप एडजेक्टिव जनरल्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? यस, ओके। यहां पे उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप वो चाहे तो वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो, इन एक्सप्रेशन चार्जेस, रेट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, द टर्म चार्जेस वाज रेड एडजेक्टिव जनरल्स टेकिंग कलर फ्रॉम द सक्सीडिंग टर्म्स, बट टेक्निकली यहाँ पे आप एडजेक्टिव जनरल्स यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने दूसरा एक रूल यूज किया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो रूल के अंदर एक, वो जो रूल है वो तो इनफैक्ट इससे बड़ा रूल है, उसी रूल के अंदर एडजेक्टिव जनरल्स आता है। कौन सा रूल है बताओ? यस, नॉसितोर ए सुएसिस। ये नॉसितोर ए सुएसिस जो है ये बड़ा रूल है, ये बोलता है वर्ड्स को उसके एसोसिएटेड वर्ड्स का मीनिंग दो, और उसी में ये भी तो अपन वही कर रहे हैं ना, यहाँ पे अपन जनरल वर्ड को उसके एसोसिएटेड स्पेसिफिक वर्ड्स के मीनिंग दे रहे हैं। तो वो रूल नॉसितोर ए सुएसिस ये बड़ा रूल है, लेकिन उसमें भी अगर एक उसका भी एक छोटा पार्ट निकाला जाए तो वो पार्ट आता है एडजेक्टिव जनरल्स, जो बोलता है कि अगर स्पेसिफिक वर्ड्स है और फिर जनरल वर्ड है तो ये जनरल वर्ड्स अपना मीनिंग ये सारे स्पेसिफिक वर्ड से लेके आएगा। लेकिन अगर पहले जनरल वर्ड है और उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड है और ये आप इस जनरल वर्ड को आप इन स्पेसिफिक वर्ड से डिफाइन कर रहे हो तो आप एडजेक्टिव जनरल्स यूज नहीं कर रहे हो, आप नॉसितोर ए सुएसिस यूज कर रहे हो। ओके, वो आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई मेरे को बताओ कब आप एडजेक्टिव जनरल्स यूज करोगे। तो भाई एडजेक्टिव जनरल्स यूज करने के लिए मुझे कुछ कंडीशन फॉलो करनी है। सबसे पहला, स्टैट्यूट में स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए। वो स्पेसिफिक वर्ड्स किसी किसी एक क्लास या कैटेगरी की तरफ इशारा कर रहे होने चाहिए। वो जो क्लास और कैटेगरी है वो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, उसमें और स्कोप है। और जनरल वर्ड्स आए हैं इन स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद, पहले नहीं, बाद। और लास्ट क्या है, कोई और लेजिस्लेशन का इंटेंशन मुझे नजर नहीं आ रहा है, तब मैं उन जनरल वर्ड्स का मीनिंग उनके स्पेसिफिक वर्ड से उठा के दूंगा। ये 5 कंडीशन फॉलो करना है। स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए, वो किसी क्लास एंड कैटेगरी की तरफ इशारा करता है, क्लास एंड कैटेगरी पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हो गई है, यानी उसमें और भी स्कोप बाकी है, और ये जो जनरल टर्म है ये स्पेसिफिक टर्म के बाद आया है, और लास्ट इंटेंशन जो है लेजिस्लेचर का वो कोई और इंटेंशन नहीं है ये लिखने के पीछे, इसलिए हम यहाँ पे एडजेक्टिव जनरल्स यूज कर लेंगे। ये थे भाई साहब प्राइमरी रूल्स। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। अब ये सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में आता है इफेक्ट ऑफ यूजेज एंड ऑल। यहाँ पे बोलते हैं कि सर ओल्ड स्टैट्यूट्स को भी कंसिडर करो और उसमें किस इंटेंशन से चीजें लिखी गई है और किस इंटेंशन से लिखी जा रही है उसको भी आप इसमें कंसिडर करो। एक ऑप्टिमा लेग्यूम इंटरप्रेसेट कॉन्स्टिट्यूट, इसका मतलब है कस्टम्स आर द बेस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉ। कि भाई पहले जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की अगर बात करें, उसके पहले भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसका नाम नहीं था लेकिन हुंडी चलती थी, तो ये चल रही है, इसका मतलब थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके कस्टम्स थे, तो चीजों को उनके कस्टम्स के हिसाब से भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटोस ऑप्टिमा एट फोर्टिसिनिया इन लेगे, मतलब the best way to interpret the document is to read it as it would have been read when it was made। यानी भाई अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हो तो आप 1881 में जाओ, उस टाइम की सिचुएशन समझो, उस टाइम का एम्बियंस देखो और उस एम्बियंस में बैठ के अब ये लॉ पढ़ो। आज के इसमें मत पढ़ो, आज के इसमें आपको बहुत सी चीजें उसमें रिडंडेंट लगेगी, बहुत सी चीजें ऐसी लगेगी कि यार ये ज्यादा बेटर हो सकती थी, बट आज के इसके हिसाब से मत पढ़ो, उस टाइम के हिसाब से पढ़ो, बिकॉज ये लॉ उस टाइम बना हुआ है। और लेट मी टेल यू, इंडिया में जब आप बड़े होंगे आपको समझ में आएगा, आप देखना एक बार कितने टाइप के एक्ट्स है, आपको रियलाइज होगा बहुत पुराने पुराने एक्ट्स, 100 150 साल पुराने एक्ट्स भी कुछ कुछ है जो चल रहे हैं। तो आपको ये उन्हीं के जगहों पे जाके, और कुछ एक्ट्स तो बहुत पुराने हैं, हो सकता है 20 साल 25 साल 50 साल जो अमेंड भी नहीं हुए हैं, तो अब आप उसको कैसे पढ़ोगे? तो आपको उसके जगह यहाँ पे इफेक्ट ऑफ यूजेज यूज करना है, ये कंटेम्पोरेरी एक्सपोजिटर जो पढ़ा ये फॉलो करना है, और आपको उस जमाने में जाके देख के कि भाई इस जमाने के हिसाब से ये लॉ क्या बोलना चाहता था वो समझना पड़ेगा, जो आज के डेट पे हो सकता है कि रिडंडेंट भी हो गया हो, इसीलिए। फिर एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस। यहाँ पे नॉसितोर ए सुएसिस की बात की, वो बोल रहा है कि भाई आप जिस संगत में घूमते हो वो संगत को देख के हम आपका मतलब निकालेंगे। मतलब अगर आप जैसे नॉर्मल वर्ड, जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का। अब सर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ घूम रहा है ये देखो,
कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट मीन्स इस्टेब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन एनी बिजनेस और ट्रेड, ये तो सिंपल है। लेकिन द टर्म प्रोफेशन वॉज कंस्ट्रूड विद द एसोसिएटेड वर्ड बिजनेस एंड ट्रेड एंड इट वॉज हेल्ड दैट प्राइवेट डिस्पेंसरी वॉज नॉट इन द डेफिनेशन। यहाँ पे क्यों उसने किया, क्योंकि उसने वो प्रोफेशन का जो मतलब है वो बिजनेस के साथ निकाला, ऐसा प्रोफेशन जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व है। यहाँ पे डिस्पेंसरी में कुछ नहीं, साथ लेस दे ऐसा कुछ है ना, तो वो ऐसा दिमाग उसने लगाया। तो नौसिथेरेसिस बोलता है कि भाई जिन वर्ड्स के साथ आप घूम रहे हो उन वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स को एक समान देख के फिर हम आपका मतलब निकालेंगे। ओके, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, देखो ये भी एग्जांपल है, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। लेकिन आप देखिए भाई किसके आजू बाजू यूज किया है प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, वो देख के प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट का मतलब आप निकालेंगे। ओके, फिर दो टाइप के एड्स थे हमने देखा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में आएगा लॉन्ग टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, डेफिनेशन, सेक्शंस, इलस्ट्रेशन, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल्स एंड रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। सबसे पहले लॉन्ग टाइटल। सर ये लॉन्ग टाइटल मतलब ये शॉर्ट टाइटल का बड़ा भाई रहता है। शॉर्ट टाइटल मतलब मैं बोलूंगा कंपनीज एक्ट, लेकिन लॉन्ग टाइटल में द कंपनीज एक्ट 2013, ये होता है लॉन्ग टाइटल। सर लॉन्ग टाइटल में वो एक्ट पूरे के पूरे अपने बारे में सब कुछ बताया, जैसे मैंने आपको सरफेसी का बताया था कितना बड़ा है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ, है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो अभी आपको पूरा एक्ट पढ़ने से उसका पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई किस बारे में एक्ट बात करता है। लेकिन अगर मैं आपको नॉर्मल सरफेस से बोलूं शॉर्ट टाइटल, आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कन्वीनियंस के लिए कि भाई इतना बड़ा एक्ट का नाम बार बार कौन ले, है ना। तो आप बोले सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, ऐसा आप अभी चालू करके फाइनेंशियल असेट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इतना सरफेस ही कितना सिंपल है ना। ओके, फिर ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमने फुल टाइटल की बात समझी, लॉन्ग टाइटल। तो लॉन्ग टाइटल क्या रहता है, वो पूरा का पूरा उसका नाम। अच्छा, क्या लॉन्ग टाइटल इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन है या नहीं है? तो यस, लॉन्ग टाइटल इज एन इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन वेयर एज शॉर्ट टाइटल इज नॉट, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पसेस। तो आप कभी कभी लॉन्ग टाइटल पढ़ के भी चीजों को समझ सकते हैं कि भाई ये एक्ट कहना क्या चाहता है, ठीक है। ओके, अच्छा एक और चीज पढ़ी थी, प्रियम्बल। प्रियम्बल के बारे में बोला गया था कि भाई प्रियम्बल जो है ना, ये आदमी को किसी भी एक्ट का स्कोप, ऑब्जेक्ट और पर्पस तीनों बता देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनीज एक्ट ले, टू क्या था उसमें, टू व्हाट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, एन एक्ट टू कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। वो ऐसा बोल रहा है कि भाई ये जो कंपनीज एक्ट है, ये कंपनीज के रिलेटेड सारी चीजों को कंसोलिडेट करना चाहता है। ऐसे ही हमने एक और देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो वो आपको वहां प्रियम्बल देख के समझ में आता है कि भाई इसका स्कोप क्या है। तो क्या प्रियम्बल भी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन, क्या प्रियम्बल देख के आपको इंटरप्रिटेशन कर सकते हो? ये सब कर सकते हो। कब करने का, ये लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल ये कब यूज करने का भाई, जब आप का जो प्लेन रीडिंग है, वो प्लेन रीडिंग से आपको अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या दो मीनिंग निकल रहे हैं, दोनों में से कौन सा लॉजिकल मीनिंग है समझ नहीं रहा है, तो प्रियम्बल और लॉन्ग टाइटल देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या करने के लिए ये एक्ट बना है या क्या इसका स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्ट ध्यान में रख के अब आप उसको जब पढ़ोगे तो वो बेटर क्लैरिटी देगा। तो आप लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल यूज कर सकते हो। फिर आते हैं सर हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर। सर हेडिंग मतलब हमने देखा था चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, फिर चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अभी चैप्टर नेम कुछ नहीं है, एब्सर्ड है। चैप्टर नेम दिए, उसके नीचे अलग अलग सेक्शन। अब आप बिना चैप्टर नेम भी सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 चल सकता था, लेकिन उसने क्यों 1 और 2 पे ब्रेक किया और 3 से दूसरा चालू किया? क्यों भाई उसने चालू किया? क्योंकि उसने ब्रेक किया है अलग अलग चैप्टर हेडिंग्स में। अब दो स्कूल ऑफ थॉट्स है ये हेडिंग ऑफ टाइटल के बारे में। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि ये जो टाइटल या रहता है ना, ये टाइटल जो है ये बोले इसको रेफर करने की कोई मतलब जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा है कि नहीं सॉरी, एक बोलता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन में, एक क्या बोलता है कि प्रियम्बल मतलब ये जो है टाइटल जो है, मतलब हेडिंग या टाइटल जो है, इट इज लाइक अ प्रियम्बल फॉर द सेट ऑफ सेक्शंस इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिलिमिनरी की बात करूं, सेक्शन नंबर 1 और 2 के लिए प्रिलिमिनरी का जो ये जो प्रिलिमिनरी है, इट्स एन प्रियम्बल। अब जैसे मैं सेक्शन नंबर 3 4 5 वो देखूं, वो सेकंड चैप्टर में जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लिखा है, इट एक्ट्स लाइक अ प्रियम्बल फॉर द सेक्शन नंबर 3 4 5 जो भी नीचे दिए हुए उसके अंदर। तो वो बोलता है ऐसा। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि जब तक प्लेन रीडिंग से एम्बिगुअस रिजल्ट नहीं आ रहे, आप टाइटल और चैप्टर को नहीं जा सकते, यानी आप उसको नहीं रेफर कर सकते। दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। फिर है मार्जिनल नोट्स। हमने ये भी देखा था सर, मार्जिनल नोट्स तो सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए या अमेंडमेंट कुछ रहा तो वो बताने के लिए रहता, तो मार्जिनल नोट्स शुड नॉट बी यूज्ड एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड।
ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आप मार्जिनल नोट्स को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। मार्जिनल नोट्स क्या है हमने आपको दिखाया है, नीचे ऐसे सब सेक्शन में लिखा रहता है दिस ओमिटेड, दिस एडेड, या कुछ नया रहेगा इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट ओनली। तो ऐसी दो चार छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मार्जिनल नोट्स में दी रहती है। फिर आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सर ये डेफिनेशन सेक्शन जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट करता है, बिकॉज ये स्पेसिफिक टेक्निकल मीनिंग देते हैं वर्ड्स को, तो ऑफकोर्स ये आपको यूज करके ही इंटरप्रिटेशन करना है। फिर ये इंटरनल एड हो गया। फिर और भी है, अभी कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें आपको फॉलो, अब डेफिनेशन में कुछ चीजें आपको देखनी है। डेफिनेशन सर बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, जैसे रेस्ट्रिक्टिव और एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई भी डेफिनेशन में ऐसा दिख रहा है दिस मीन्स दैट, जो मीन्स वर्ड दिख गया मतलब समझ जाना कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव मतलब इसका मीनिंग इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब आपको वर्ड दिखता है दिस इंक्लूड्स दैट, तो ये जो है ना ये एक्सटेंसिव डेफिनेशन है या इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग उन्होंने ब्रॉड छोड़ा है। फिर कभी कभी दिखता है मीन्स एंड इंक्लूड। अब ये मीन्स एंड इंक्लूड अगेन इट इज एन एग्जॉस्टिव, क्योंकि आपने मीन्स से उसको डिफाइन कर दिया और सिर्फ कुछ चीजें जो नॉर्मली इसके अंदर नहीं आने वाली थी आपने उसको लेकर आ गए, तो मीन्स एंड इंक्लूड इज अगेन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। फिर अप्लाई टू एंड इंक्लूड, अब ये फिर से हो गई एक्सटेंसिव एंड इंक्लूसिव। क्यों? अप्लाई टू मतलब भाई इन चीजों पे लगता है और ये चीजें इंक्लूड होती है, भाई इसके अलावा भी किसी चीज पे अप्लाई हो सकता है, इंक्लूड हो सकती है। एंड लास्ट है डीम टू इंक्लूड, अगेन दिस इज एक्सटेंसिव एंड इंक्लूसिव। फिर एम्बिगुअस डेफिनेशंस, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ एम्बिगुअस डेफिनेशंस दी रहेंगी, ऐसी टाइप की डेफिनेशंस को आपको अकेले में नहीं पढ़ना है, ऐसे टाइप की डेफिनेशन को आपको कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के पढ़ना है, तब जाके उसका एम्बिगुअस से आप नॉर्मल एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग पे आप जा सकते हो। फिर है डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट, आपको देखना हमेशा क्या है, कंटेक्स्ट को इज्जत दो, कंटेक्स्ट के हिसाब से आप डेफिनेशन को मीनिंग देना चाहिए। फिर है इलस्ट्रेशंस, अब इलस्ट्रेशंस मतलब क्या? इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल। क्या इलस्ट्रेशंस आप यूज कर सकते हो? सर इलस्ट्रेशंस कैन नॉट हैव इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन एंड कैन नाइदर कर्टेल नॉर एक्सपांड द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। तो इलस्ट्रेशन को बेस करके आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, वहां आपकी सहायता के लिए है, बट उसको ध्यान में रख के उसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजो लास्ट, प्रोविजो जो है ना सर, ये एक्सेप्शन क्रिएट करता है या मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है कोई भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि यू शुड डू दिस एक्सेप्ट इफ यू आर not well, so you should walk 5 kilometers every day except if you are not well। तो इस केस में अभी मैंने क्या किया कि भाई पहले तो एक जनरलाइज रूल दे दिया और बाद में उसमें से एक स्पेसिफिक केस मैंने अलग निकाल दिया, इसको बोलते हैं प्रोविजो। हमने कुछ डिफरेंस भी देखे थे भाई, एक्सेप्शन का, प्रोविजो का और सेविंग क्लॉज का, ये तीनों डिफरेंट है, इन तीनों को समझने की कोशिश करो। एक्सेप्शन जो है ना वो ऑल टुगेदर एक पूरी की पूरी क्लास और कैटेगरी को अलग ही निकाल देता है, ठीक है। एक्सेप्शन में रिस्ट्रेनिंग फीलिंग आती है आपको, वो कोई पर्टिकुलर क्लॉज से कोई पर्टिकुलर केसेस को या कुछ पर्टिकुलर केसेस को ऑल टुगेदर अलग निकाल देता है, ठीक है। लेकिन प्रोविजो ऐसा नहीं करता। प्रोविजो क्या करता है, जो ऐसी चीज जो उसमें ऑलरेडी कवर होनी चाहिए थी वो पर्टिकुलर एक सिंगल केस उसको निकालेगा और उसको अलग से ट्रीट करेगा। मतलब बहुत सारा जनरल रूल में से जिसमें ये सब रूल आते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर रूल खींचेगा और उसको बोलेगा कि भाई सब चीजें तू इस हिसाब से कर, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रूल मैंने खींचा है इसको भाई इस हिसाब से नहीं किसी और हिसाब से कर, ऐसा बोलेगा प्रोविजो। सेविंग क्लॉज क्या करता है, जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपको आकर मिल गई है वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज जाने से बचाता है। यानी वो बोलता है कि सेविंग क्लॉज बोलता है कि भाई जो भी डिस्ट्रक्शन होने वाला था जनरल रूल के अंदर वो आपको उससे बचाने की कोशिश करता है। तो ये तीन डेफिनेशंस भी हमने डिफरेंसेस देखे थे। एक्सप्लेनेशन, सर एक्सप्लेनेशन मतलब कोई भी एक्ट या रूल के नीचे आपको उसी एक्ट और रूल को एक्सप्लेन करने के लिए वही बेयर टेक्स्ट में जो लिखा है वही नॉर्मल टेक्स्ट में भी लिखा होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल टेक्स्ट में जो लिखा है वही उतना ही उसका मीनिंग है, बेयर टेक्स्ट को पढ़ के आपको उसका लॉजिकल मीनिंग निकालना पड़ेगा। ओके, तो एक्सप्लेनेशन आप सिर्फ हार्मोनी के लिए या क्लैरिटी के लिए पढ़ो, उसके अलावा नहीं। शेड्यूल्स, ओके भाई साहब बताओ, यहाँ पे अब आ गए हम लोग शेड्यूल्स में। शेड्यूल मतलब क्या सर? शेड्यूल्स को ना वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉ है, तो ऑफकोर्स उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और लेकिन वो शेड्यूल्स विल नॉट ओवरराइड लॉ, जो ऊपर टेक्स्ट में लिखा है वो ओवरराइड नहीं होगा शेड्यूल्स में। शेड्यूल में जो है वो तब तक ही सही है जब तक वो लॉ को फॉलो करके बने हुए हैं। शेड्यूल्स में हमने देखा ना कि शेड्यूल आखिरी में रहता है, हमने शेड्यूल 3 को बताया बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का कंपनीज एक्ट में। फिर रीड द होल स्टैट्यूट एज अ रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, मतलब कोई भी चीज, तो वो एक जज ने भी बोल दिया, लॉर्ड वॉस्टन ने, वो बोलता है कि भाई साहब आप कभी भी कोई भी लॉ पढ़ने की कोशिश करो, कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, टाइटल डीड पढ़ रहे हो, डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, एमओए, आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो ना,
रैंडमली बीच में से उठा के पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश मत करो। पूरा का पूरा लॉ पढ़ो, उसका कंटेक्स्ट, उसका इंटेंशन समझो और उसके बाद उसको आप इंटरप्रेट करो। कोई भी चीज आधा हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इसलिए बोला है पूरा पढ़ो और फिर उसको समझो। फिर ये तो इंटरनल हो गए, कुछ एक्सटर्नल एड्स भी है। एक्सटर्नल एड्स में कौन है? हिस्टोरिकल सेटिंग, कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट्स, यूजेज, अर्लियर एक्ट एंड एनालॉगस एक्ट, डिक्शनरी मीनिंग एंड फॉरेन डिसीजंस। हिस्टोरिकल सेटिंग ये बहुत लॉजिकल चीज है। ये क्या बोलते हैं कि भाई पहले क्या था, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस क्या थे, ये एक्ट क्यों आया, कैसे आया, यही क्यों आया, इसके पहले क्या सीन था, वो सारा सेटिंग, पार्लियामेंट कौन सी थी, किसकी सरकार थी, क्या करती थी वो सरकार, किस चीज के लिए फेमस थी, वो हर चीज ध्यान में रख के आप वो लॉ को समझने की कोशिश करो। कंसोलिडेशन स्टैट्यूट, कुछ लॉ बने इसलिए ताकि अलग अलग लॉ को कंसोलिडेट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, कि 10-15 अलग अलग लॉज के अंदर इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी के बारे में अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा लिखा था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था क्या फॉलो करूं, कितना फॉलो करूं। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई ये जो इंसॉल्वेंसी के बारे में हर एक एक्ट में अपना अलग अलग लिखा है ना, ये सारी चीजें उठा के एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में नया बना लेते हैं और उसके अंदर सारा सब कुछ इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड डालते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट है तो आप जहां जहां से जो जो चीज लाई है उसको भी वहां का इंटेंशन दो, और यहां पे जो नया बना है इसको यहां का इंटेंशन दो, और समझने की कोशिश करो कि ये क्यों लाया, उससे क्या रेमेडी हो रही है। तो वही सप्रेस द मिस्चिफ एंड एडवांस द रेमेडी वो करना है आपको। फिर यूजेज में आपको क्या बोला, यूजेज में क्या बोला है कि भाई यूज आप किस मीनिंग से वो लैंग्वेज यूज किया है वो देखो, और अगर डाउटफुल है तो जो उसका नॉर्मल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए उसको आप फॉलो करो। अर्लियर एक्ट एंड एनालॉगस एक्ट में बोल अलग अलग चीजें बोलिए। अगर दो एक्ट्स है साथ में साथ चल रहे हैं तो आपको देखना है कि पुरानी एक्ट कैसी थी, नई एक्ट क्या है, पुराने एक्ट में जो चल रहा है नए एक्ट में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। इसमें एक्ट, दो एक्ट के रेफरेंसेस दिए, अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन बाय लेटर एक्ट। इसमें रेफरेंस की बात बोलिए कि आप अर्लियर एक्ट रेफर था तो बाय डिफॉल्ट नया एक्ट रेफरेंस आ जाएगा, रिपील्ड एक्ट की जगह नया आ जाएगा। उसमें से कुछ खास ऐसा ये नहीं, आप एक रीड कर सकते हो। डिक्शनरी डेफिनेशन में बोला है कि भाई नॉर्मल स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर नहीं है तो आप क्या करो, सबसे पहले तो स्पेसिफिक डेफिनेशन देखो। स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है तो आप क्या करो, जनरल क्लॉज एक्ट या उससे आप नॉर्मल डेफिनेशन ले आओ। जनरल क्लॉज एक्ट में भी कोई डेफिनेशन नहीं है तो आप डिक्शनरी मीनिंग भी उसका ले सकते हो। फिर फॉरेन डिसीजंस के बारे में अगेन वो क्या बोला है, पहले आप क्या करो, पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे इंडियन डिसीजन कुछ होगा तो पहले तो इंडियन लॉ पढ़ो, फिर अगर लॉ क्लियर नहीं तो डिसीजन पढ़ो, फिर इंडियन डिसीजन देखो, इंडियन डिसीजन लॉजिकल नहीं तब आप बाहर की कंट्री का डिसीजन देखो जो कि सेम लॉ फॉलो करते हैं, और वो फॉरेन डिसीजन पे भी आप इंडिया में डिसीजन ले सकते हो। ये इसके बाद इसी जिस तरह से आप लॉ को इंटरप्रेट करेंगे सेम सारे फॉर्मूलाज यूज करके आपको डॉक्यूमेंट को भी इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे एक चीज बात अलग है कि अर्लियर क्लॉज विल ओवरराइड द लेटर वन इन दिस document. While reading a document, whatever comes first is given more importance compared to what comes later. ये ऐसा लॉ में नहीं होता, लॉ में लेटर इज बेटर, यहाँ पे अर्लियर इज बेटर। ठीक है, इतना ही है। और इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हमने एक अच्छा खासा 20 पेज का आई थिंक 1 आवर के अंदर अच्छा खासा रिवीजन हमने कर लिया है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल टाइम। आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा है, और अगर लगा है तो डू शेयर द दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड उनको रिकमेंड करो। देखो क्या हो रहा है ना, मैं कुछ चीजें नोट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना हिस्ट्री देख रहा था तो आई सीन कि मेनी पीपल्स आर वाचिंग दिस वीडियो बट समहाउ आप लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। अच्छा, अगर ये एग्जाम टाइम पे आप देख रहे हो तो इस पार्ट को प्लीज स्किप कर दो और नेक्स्ट वीडियो देख लो प्लीज। अगर आप एग्जाम टाइम पे नहीं देख रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज थोड़ा टाइम निकालो यार। देखो बहुत मेहनत लगती है, किसी की भी हेल्प करना है, कुछ भी करना है, बट आपके लिए इट्स वेरी इजी ना कि आपका फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, बहुत सारी चीजें हैं। आपको जस्ट एक इसी वीडियो को अभी मिनिमाइज करो ना, यहाँ पर बस एक सब्सक्राइब दबाना है, कितना सिंपल है ना, सब्सक्राइब। फिर आपको बेल आइकन दबाना है, बहुत सिंपल है। नहीं दबाना है बेल आइकन कोई बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी सिंपल टू प्रेस द शेयर बटन। क्या कोई आपको ऐसा जाके गाली नहीं मारने वाला कि अरे तेरा फेसबुक पे तूने किसी तो भी टीचर का कुछ लेक्चर शेयर किया है। यार पीपल आर शेयरिंग एनीथिंग आउट देयर, उनके बीच में अगर आप कुछ अच्छा शेयर कर रहे हो तो देयर इज नो हार्म एज सच। बट क्या होता है, बाय शेयरिंग माय वीडियोस यू आर हेल्पिंग मी। जिस डेडिकेशन से आपने मेरी इतनी वीडियोस देखी, जिस डेडिकेशन से मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, प्लीज उतने ही डेडिकेशन से
आप लोगों भी मुझे हेल्प कीजिए और ये वीडियो शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बेनिफिट भी हो और मुझे भी इसका बेनिफिट हो। प्लीज लोगों को बताओ कि यार ये सी आदर्श जोशी यहाँ बैठा है, फ्री में क्वेरी सॉल्व कर रहा है, इतने सारे लेक्चर्स, मोर देन 90 वीडियोज आई हैव अपलोडेड सिंस द टाइम आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, मोर देन 1 लाख व्यूज है, मतलब आई थिंक 3,50,000 के ऊपर मिनट्स वॉच हो चुके हैं जब आप ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं तब। इतने सारे लोग हैं, अभी लोग इतने सारे लोग जब देखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं बच्चे एक बार शेयर क्लिक कर देते हैं अपने टीचर के लिए, इफ दे आर हैप्पी। तो आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर जेन्युइनली हैप्पी विथ माई वर्क, प्लीज डू शेयर माई वर्क। इससे ना मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करो ना यार, 2 सेकंड लगते कमेंट करना व्हाट्सएप पे, हाय सर आई सॉ योर वीडियो इट वाज गुड। या आप, अच्छा मैं ऐसा नहीं बोल रहा इट वाज गुड, सर आपने इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए था, या सर आप यहाँ पर कुछ चीजें नया लाओ, सर इस बारे में वीडियो बनाओ। आई एम हियर टू डू एनीथिंग, आई एम विलिंग टू डू हेल्प यू आउट विद एनीथिंग व्हाट यू नीड। ठीक है, लेट्स डू कॉन्टैक्ट मी, मतलब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पेशेंटली एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड फॉर माई क्लास स्टूडेंट्स जो ये अभी बाय करके ये लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, इट वॉज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी विथ यू गाइज। अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप लोग को मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी पता है, तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी इन केस ऑफ एनी क्वेरी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं और नहीं बढ़ाता हूं, एक ज्ञान का अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।